टाइट्रेशन तो हम लोग ओ लेवल से पढ़ते आ रहे हैं। टाइट्रेशन में हमें पता है कि व्हेन वी रिएक्ट और न्यूट्रलाइज एसिड बाय एन अल्कली और वाइस वर्सा, तो पीएच जो होता है, हम टाइट्रेशन एकदम से न्यूट्रलाइज तो नहीं करवाते ना अभी। ड्रॉप वाइज ऐड आइदर एसिड और अल्कली इनटू एसिड और अल्कली जो भी आपने फ्लास्क में लिया हुआ है। तो जब हम ड्रॉप वाइज एडिशन करवाते हैं तो पीएच जो है वो ग्रेजुअली चेंज होता है। तो वो जो चेंज इन पीएच वर्सेस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दैट इज बीन एडेड फ्रॉम द ब्यूरेट, उसका अगर ग्राफ बनाते हैं तो वो ग्राफ जो होता है वो हमारे पास टाइट्रेशन ग्राफ्स कहलाते हैं। जैसे इफ वी रिकॉल टाइट्रेशन, टाइट्रेशन में हमारे पास लेट्स से अगर हमने कॉनिकल फ्लास्क के अंदर एसिड लिया हुआ है तो हम ब्यूरेट से एडिशन अल्कली की करवाएंगे। अब एसिड जो फ्लास्क में होगा हमारे पास वो एक नोन वॉल्यूम और नोन कंसेंट्रेशन का होगा। लाइक हमें कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड भी पता होगा और वॉल्यूम ऑफ एसिड भी पता होगा। या अगर हमें इनमें से कोई चीज नहीं पता है तो हम जो अल्कली यूज कर रहे हैं तो उसके बारे में कुछ वॉल्यूम और एसिड पता होगा। जैसे अगर फ्लास्क में हमने एसिड लिया हुआ है और ब्यूरेट में हमने अल्कली लिया हुआ है, तो अल्कली का हमें कंसेंट्रेशन अगर पता है, अल्कली के लिए मैं बेस लिख रहा हूँ बी, तो वॉल्यूम कितनी लगेगी अल्कली की न्यूट्रलाइज करवाने में टू द एसिड दैट इज प्रेजेंट इन द फ्लास्क, वो वॉल्यूम हम ब्यूरेट से रीड आउट करेंगे और उसको हम कहते थे टाइटर वॉल्यूम। बट हाउ वुड वी नो दैट ऑल द एसिड हैज बीन न्यूट्रलाइज्ड? तो उसके लिए हम लोग डालते हैं इंडिकेटर सोल्यूशन में। ठीक है, फ्लास्क के अंदर इंडिकेटर डालते हैं। इंडिकेटर व्हेन चेंजेस कलर, तो हमें पता है कि एसिड जो है कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज्ड हो गया है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते थे लिटमस की, लिटमस सोल्यूशन फॉर्म में भी होता है। तो लिटमस इज रेड इन एसिड एंड ब्लू इन अल्कली। तो जब कलर रेड से ब्लू होगा तो हमें पता है कि सारा का सारा एसिड न्यूट्रलाइज्ड हो गया और मजीद हमें अल्कली नहीं डालना। तो ये टाइट्रेशन होती है। अब टाइट्रेशन डिपेंड करता है कि अगर हम हमारे पास जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, if we are titrating strong acid with strong alkali, तो जो टाइट्रेशन कर्व का शेप बनेगा वो डिफरेंट बनेगा। इसी तरह अगर वीक एसिड वीक अल्कली लेंगे तो वो डिफरेंट बनता है। अब हम टाइट्रेशन कर्व जब प्लॉट करते हैं तो एक्स एक्सिस पे, अब अगर फॉर एग्जांपल हम यूनिट में हमारे पास अल्कली है तो एक्स एक्सिस पे हम लोग वॉल्यूम ऑफ अल्कली लेते हैं सेंटीमीटर क्यूब में, और वाई एक्सिस पे जो फ्लास्क के अंदर पीएच चेंज हो रहा है वो लेके। अभी इनिशियली फ्लास्क के अंदर सारा का सारा एसिड है तो पीएच की वैल्यू जो होगी वो एसिडिक रेंज में होगी। जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग अल्कली की टाइट्रेशन करते हैं तो जो पीएच की वैल्यू चेंज होती है वो ग्रेजुअली चेंज होती है, मतलब स्लो चेंज आता है। और न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट होती है जब पीएच बिल्कुल 7 हो जाता है। तो जब जिस पॉइंट पे न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट होती है उसको हम कहते हैं एंड पॉइंट। तो एसिड का लेट से पीएच जो है वो स्टार्ट हो रहा है आपका अराउंड 1 से, तो एसिड के पीएच की वैल्यू स्लोली इंक्रीज होगी जैसे जैसे आप अल्कली डालोगे। लेट से इस पर्टिकुलर टाइट्रेशन में हम लोग जो एसिड यूज कर रहे हैं वो उसकी जो इनिशियल पीएच है वो 1 है, और जिस अल्कली से हमने टाइट्रेशन स्टार्ट करवाई है उस अल्कली का पीएच लेट से 13 है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग अल्कली है ना। तो जब आप ड्रॉप वाइज एडिशन करोगे अल्कली की तो सारा का सारा एसिड एक साथ तो न्यूट्रलाइज नहीं हो जाएगा, कुछ कुछ ड्रॉप न्यूट्रलाइज होना शुरू होगा जैसे जैसे अल्कली के ड्रॉप नीचे गिरेंगे। तो एसिड न्यूट्रलाइज होना शुरू होगा तो पीएच की वैल्यू इंक्रीज होना शुरू होगी।
और पीएच की वैल्यू इंक्रीज होते होते एक पॉइंट ये आएगा कि पीएच जो है एसिड सारा का सारा न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो उस वक्त पीएच जो है वो 7 हो जाएगा हमारा। When you have started adding alkali, the pH of acid will increase because it is being neutralized. लेकिन जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा ना उसका पीएच देखो स्लोली चेंज होता है, लाइक दिस। लाइन हॉरिजॉन्टल तो नहीं है बट वी कैन से ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल है, लेकिन कुछ ना कुछ पीएच तो इंक्रीज हो रहा है। जैसे ही कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी तो पीएच एब्रप्टली जो है वो 7 हो जाएगा। और अगर आपने मजीद कोई अल्कली का वॉल्यूम इसमें ऐड कर दिया है तो अल्कली का जो फाइनल पीएच है वो 14 है मतलब। लेकिन जो अभी हम अल्कली यूज कर रहे हैं वो 13 है, तो हमारा जो पीएच है वो बढ़ के कहाँ तक पहुंचना है, 13 तक पहुंचना है। तो हम करेंगे क्या, ये वर्टिकल लाइन बना के न्यूट्रलाइजेशन वाली उसको 13 के करीब करीब तक ले जाएंगे अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग अल्कली है, और उसके बाद जो कर्व है उसको स्लोली बेंड करके अगेन स्मॉल इंक्रीज दिखाएंगे ताकि जो पीएच 13 अप्रोच कर रहा है वो पता लगे। शार्प चेंज नहीं दिखा रहे हैं हम लोग, ये शो करता है कि हम जो अल्कली यूज कर रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग अल्कली यूज कर रहे हैं। अगर कर्व इस तरह से बना हुआ है इट मीन्स के अल्कली जो है वो स्ट्रॉन्ग अल्कली है, और नीचे अगर स्लो चेंज हुआ हुआ है एसिड के पीएच में तो दिस शोज के एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। वो वॉल्यूम जब पीएच 7 हो जाता है दैट पर्टिकुलर वॉल्यूम इज नोन एज टाइटर वॉल्यूम। अभी जो वर्टिकल लाइन बनती है इस वर्टिकल लाइन के मिडिल में अगर जो पीएच की वैल्यू आ रही होती है उसको हम कहते हैं एंड पॉइंट। ये टिपिकल कर्व का शेप है जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग अल्कली की टाइट्रेशन करते हैं। कर्व का शेप इस तरह से बनेगा जब हम लोग अल्कली को ऐड करवाएंगे ब्यूरिट से और फ्लास्क में एसिड होगा। लेकिन अगर ये इसका ऑपोजिट होता, लेट से अल्कली जो है वो आपका फ्लास्क में होता और एसिड जो है वो आप ब्यूरिट से ऐड करवा रहे होते, तो ये टाइट्रेशन कर्व है वो इनवर्स बन जाता बस। लेकिन चेंजेस उसी तरह से होंगे स्ट्रॉन्ग और वीक में जैसे ऊपर वाले कर्व में हुए। लेट्स से इफ यू आर एडिंग acid from burette, so we will take volume of acid added on x-axis and the value of pH would be on y-axis. Now, when you have started adding acid into the flask contains alkali. तो pH ने अभी भी न्यूट्रलाइजेशन होनी है 7 पे, क्योंकि जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग अल्कली की टाइट्रेशन कराते हो तो एग्जैक्ट 7 पे न्यूट्रलाइजेशन होती है। तो जो pH की वैल्यू है वो स्लोली चेंज होगी। जैसे यहाँ पे 14 था तो 13 से हमारा अल्कली स्टार्ट हुआ है, लेट्स से स्ट्रॉन्ग अल्कली है, वो बहुत स्लो चेंज होगी, ऑलमोस्ट लाइन हॉरिजॉन्टल रहेगी, और एकदम जैसी न्यूट्रलाइजेशन होगी तो वो 7 को अप्रोच करेगा पीएच, लाइक दिस। और उसके बाद एसिडिक रेंज में जाके पीएच ने स्लो चेंज दिखाना है। लेट्स से ये 1 तक आ गया। ये जो हॉरिजॉन्टल ये एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल लाइंस तो नहीं है बट दिस इज नॉट अ शार्प चेंज ना, स्लो चेंज है। तो जो स्लो चेंज इन पीएच है ये शो करता है कि आप टाइट्रेशन करवा रहे हो बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग अल्कली। अगर एसिडिक रेंज में भी स्लो चेंज है और अल्कलाइन रेंज में भी स्लो चेंज है तो स्लो चेंज शोज दैट जो आप एसिड और अल्कली यूज कर रहे हो टाइट्रेशन के लिए वो स्ट्रॉन्ग है। क्लियर है बात यहाँ तक? आगे बढ़े। डन।
इल्सा आगे बढ़ता हूँ. But if you are performing titration between strong acid and weak alkali, तो फिर हमारे पास जो कर्व का शेप आएगा वो देखना है किस तरह से बनेगा. वॉल्यूम ऑफ alkali एंड वॉल्यूम ऑफ एसिड. एक बार हम अल्कली को ब्यूरेट में लेंगे और दूसरी बार एसिड को ब्यूरेट में लेंगे. अच्छा, अब एसिड स्ट्रॉन्ग है ना, तो एसिडिक रेंज में जो पीएच की वैल्यू चेंज होगी वो स्लो चेंज होगी, लाइक दिस. विल बी लाइक अ हॉरिजॉन्टल लाइन, लेकिन एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल नहीं. अच्छा, अब जब न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगी तो ये ग्राफ अगेन ऊपर तो जाएगा. लेकिन देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ यहाँ पीएच 7 है, दिस इज पीएच 14, लेट्स से दिस वाज 1. तो एल्कलाइन रेंज में ग्राफ जो है ना वो, जैसे अगर लेट्स से मैं कह रहा हूँ कि वीक एल्कली है, तो वीक एल्कली का जो पीएच होगा वो 13 तो नहीं होगा ना. लेट्स से मैं कह रहा हूँ कि अराउंड 12 के करीब है. तो फाइनल पीएच जो है वो 12 तक जाना है. फाइनल पीएच वैल्यू हैज टू अप्रोच टिल 12. तो वो आपका क्या होगा कि कर्व जो है वो ग्रेजुअल चेंज शो करेगा, लाइक दिस, इस तरह से. और जो एंड पॉइंट होता है, एंड पॉइंट हम बेसिकली कैसे निकालते हैं, जो वर्टिकल लाइन आ रही है ना, इस वर्टिकल लाइन के सेंटर वाला जो पॉइंट होता है उसको हम एंड पॉइंट कहते हैं. और जब भी हम स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एल्कली की टाइट्रेशन करेंगे तो जो एंड पॉइंट हमारा लाई करेगा वो बिफोर 7 लाई करेगा. दिस इज आवर एंड पॉइंट. अभी जो ग्रेजुअल चेंज आ रहा है ना यहाँ पे, this gradual change shows that the alkali being used for titration is your weak alkali. और नीचे जो स्लो चेंज आ रहा है वो शो कर रहा है कि एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग है. इसी तरह अगर हम उल्टा करें, वॉल्यूम फ्लास्क के अंदर अल्कली ले लें और ब्यूरेट के अंदर एसिड ले लें, तो फिर जो अल्कलाइन चेंज है, ग्राफ ने जो है ऊपर से बनना स्टार्ट करना है ना, वो आपका ग्रेजुअल चेंज आएगा क्योंकि अल्कली वीक है, लाइक दिस. और एसिडिक रेंज में स्लो चेंज आएगा ऐसे. दिस इज ग्रेजुअल चेंज. ये शो कर रहा है वी हैव वीक alkali, and this is slow change. They show acid is strong acid.
इसमें भी जो वर्टिकल लाइन का जो सेंटर पॉइंट है, इट विल लाई बिलो 7। क्लियर है यहाँ तक बात? आगे कर दूं या लिख रहे हो? चलो मूविंग ऑन। अच्छा, अब एक और केस क्या हो सकता है जब हमारे पास वीक एसिड हो, अल्कली स्ट्रांग हो। देखो, स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग अल्कली करा, स्ट्रांग एसिड वीक अल्कली करा, वीक एसिड स्ट्रांग अल्कली देखेंगे। अच्छा, अब हमारे पास एसिड वीक है, तो एसिडिक रेंज में जो पीएच चेंज आएगा वो आपका ग्रेजुअल चेंज आएगा। और क्योंकि एल्कली स्ट्रांग है तो एल्कली का पीएच जो होगा इट विल अप्रोच टू हायर पीएच वैल्यू, जो कि अराउंड 13 तक जाएगी। और उसके बाद it will show a slow change. In alkaline range, the change will be slow because the alkali used is a strong alkali. But in acidic range, the change in pH value would be gradual because the acid used is a weak acid. अब इसमें ये जो वर्टिकल लाइन है, इसका अगर मिड पॉइंट देखोगे तो दिस वर्टिकल लाइन will have a midpoint above pH 7, which shows that if you are using stronger alkali, the end point will be above 7. If you are using the strong acid, the end point is below 7. If you are using both strong acid and strong alkali, the end point would be exactly at 7. ठीक है, ये एंड पॉइंट हो जाएगा। और जिस वॉल्यूम ऑफ एल्कली पे टाइट्रेशन कंप्लीट हुई है, जिस पे ग्राफ वर्टिकल हुआ है, उसको हम क्या कहते हैं? टाइटर वॉल्यूम। इसी तरह अगर हम एसिड को फ्लास्क में डालेंगे और फ्लास्क में पहले से अल्कली होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग अल्कली है तो स्लो चेंज वर्टिकल लाइन, और उसके बाद जो है वो ग्रेजुअल चेंज आएगा एसिडिक रेंज, लाइक दिस। समझ आ गई ये बात? तो लास्ट केस अब हमारे पास क्या बनेगा? वीक एसिड एंड वीक एल्कली, उसका भी देख लेते हैं। सारे पैटर्न याद रखना है आपको। आगे कर दूं?
आगे चलें। अच्छा, तो लास्ट केस है हमारे पास, वो है वीक एसिड एंड वीक एल्कली। अच्छा, इसमें पीएच की वैल्यू, अब दोनों वीक है ना, तो एंड पॉइंट इसमें 7 पे ही आएगा। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग एल्कली में एंड पॉइंट 7 पे आ रहा था, तो वीक एसिड और वीक एल्कली में भी एंड पॉइंट 7 पे आएगा। लेकिन क्योंकि दोनों वीक है, तो जो ग्राफ बनेगा वो दोनों का ग्रेजुअल बनेगा। एसिडिक रेंज में भी कर्व ग्रेजुअल बनेगा और आपका अल्कलाइन रेंज में भी ग्रेजुअल बनेगा, समथिंग लाइक दिस। जो वर्टिकल लाइन आएगी, उसका जो एंड पॉइंट आना है वो आ- आपका 7 pH पे आना है। अगर आप फ्लास्क में एल्कली और ब्यूरिक में एसिड लोगे, समथिंग लाइक दिस। क्लियर है बात? अच्छा, यही क्वेश्चन जब हम कर रहे थे ना ऊपर, तो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो एल्कली था वो था बेरियम हाइड्रोक्साइड, जो कि स्ट्रॉन्ग एल्कली है। और जो आइसोसाइनिक एसिड था लास्ट क्लास में जब हम क्वेश्चन कर रहे थे, वो वीक एसिड था। और हम फ्लास्क से एल्कली डाल लेते, और सॉरी ब्यूरिट से एल्कली डाल लेते, और फ्लास्क में हमारे पास एसिड था। तो हम जब टाइट्रेशन कर्व बनाते हैं, तो टाइट्रेशन कर्व में जो टाइटर वॉल्यूम होता है वो किस तरह से निकालते हैं, उसके लिए देखो हम लोगों ने ये फॉर्मूला लगाया हुआ है, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इनटू वॉल्यूम ऑफ एसिड डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड इन द स्टोइचोमेट्रिक इक्वेशन, जो बैलेंस करते वक्त बनाते हैं। इसी तरह कंसंट्रेशन ऑफ एल्कली, एल्कली को मैं बी बेस लिख रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ बेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस। तो जो एसिड की कंसंट्रेशन गिवन थी हमें क्वेश्चन में, वो गिवन है 20 cm³ 0.1 मोलर आइसोसाइनिक एसिड। The concentration is 0.1, volume is 20, और number of moles of acid in the stoichiometric equation ऊपर एसिड की आयनाइजेशन की इक्वेशन गिवन थी, मतलब विच शोज दैट 1 मोल ऑफ एसिड से 1 मोल ऑफ H पॉजिटिव आयन निकल रहे हैं। और जो बेरियम हाइड्रोक्साइड है उसमें हमारे पास OH 1 मोल ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड से वी विल गेट 2 मोल ऑफ OH नेगेटिव आयन। जब हमने इक्वेशन बनाई थी स्टोइचोमेट्रिक इक्वेशन, तो उसकी बैलेंसिंग में फॉर 1 मोल ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड वी रिक्वायर्ड 2 मोल ऑफ एसिड। तो एसिड के स्टोइचोमेट्रिक इक्वेशन में 2 मोल्स आ रहे हैं और एल्कली के 1 मोल आ रहा है। तो वो जो नीचे नंबर ऑफ मोल लिख रहे हैं ना, Na और Nb, वो ये स्टोइचोमेट्रिक मोल्स हैं। तो एसिड के 2 मोल्स आ रहे हैं और अल्कली के 1 मोल आ रहा है। तो अल्कली की जो कंसेंट्रेशन है वो 0.1 लिया हुआ है, और अल्कली की किस वॉल्यूम पे कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगी वो हम इस फॉर्मूला से निकालते हैं फिर। इसके मोल्स 1 है, तो जो वॉल्यूम आ रहा था हमारे पास वो आ रहा था 10 cm³। तो हमें ये पता है कि 10 cm³ पे इस ग्राफ ने ऊपर उठना है यहाँ से। ये जो 10 cm³ है बेसिकली ये हमारे पास टाइटर वॉल्यूम है। लेकिन क्योंकि एसिड वीक है, ऊपर हमने एसिड की आयनाइजेशन उसने रिवर्सिबल से दिखाई हुई है, इसलिए एसिड का जो इनिशियल पीएच था वो उसने निकलवाया था,
इनिशियल पीएच से जो है वो स्टार्ट हुआ था और वो स्लो चेंज शो कर रहा था, इसलिए हमने ऐसे कर्व बनाया था। और क्योंकि फाइनल सोल्यूशन का पीएच जो है वो हमने 13 निकाला था सॉल्व करके, तो हमें 13 पीएच तक अप्रोच करना था इस कर्व को, तो इसलिए हमने कर्व को वर्टिकली 13 तक लेके चले गए थे, 13 के क्लोज ले गए थे, क्योंकि हमें वहां से स्लो चेंज शो करना था। तो 13 के पास लेकर आओगे तो फिर उसके बाद स्लो चेंज कर सकोगे। तो यहाँ पे gradual change था, क्योंकि वीक एसिड था, ऊपर वाला स्ट्रॉन्ग है। और एंड पॉइंट जो है, क्योंकि अल्कली स्ट्रॉन्ग है, जो स्ट्रॉन्ग होता है उसकी पीएच चेंज में एंड पॉइंट आता है, तो अल्कली स्ट्रॉन्ग है तो पीएच जो है वो 7, एंड पॉइंट 7 से ऊपर आया है। देखो 7 से ऊपर एंड पॉइंट आ रहा था। एंड पॉइंट कैसे देखते हैं, जो वर्टिकल होता है हमारा, वो जो नीचे पैटर्न बताया ना वो आपको याद होना चाहिए। क्लियर है भाई, कुछ सवाल है किसी का यहाँ तक? सामिया, वरीजा, फरहान, मुआज, मावीन, इल्सा, आयशा, दानियाल, वैमरा, एमन, आमना एंड एहसन, बच्चे कोई सवाल है या आ गया समझ? ओके, चलें फिर आगे टॉपिक कंटिन्यू करें। अच्छा, अक्सर A2 में आपको एक क्वेश्चन ऐसा भी दिखेगा जो हम करेंगे भी, कि वो टाइट्रेशन कर्व बनवा के कुछ इंडिकेटर्स देता है, और हर इंडिकेटर देखो 7 के बाद पीएच चेंज नहीं करता, कुछ 7 से पहले भी चेंज करते हैं, कुछ 7 के बाद भी चेंज करते हैं। तो जो पीएच रेंजेस हमारे पास इस वर्टिकल पोर्शन में आती है ना, तो हम उस पर्टिकुलर टाइट्रेशन के लिए वो इंडिकेटर प्रेफर करते हैं जिसका पीएच चेंज इसी वर्टिकल लाइन के पीएच चेंजेस में आ रहा हो। ठीक है, क्वेश्चन आएगा, मैं करवाऊंगा ऐसा क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक इसमें हमने पढ़ना है बफर्स। अब बफर्स बेसिकली क्या होते हैं? इट इज अ solution that resists the changes to pH when small amount of acid or alkali are added to it. डेफिनेशन लिख लो इसकी पहले। A solution that resists changes to pH when small amount of acid or alkali are added to it। बेसिकली बफर एक सोल्यूशन है, उसमें अगर थोड़ा सा एसिड डालोगे तो एसिड डालने से पीएच की वैल्यू कम होनी चाहिए ना, लेकिन बफर सोल्यूशन पीएच की वैल्यू कम होने नहीं देता, वो उतनी रखता है जितनी पहले थी। और अगर थोड़ा सा अल्कली डालोगे तो भी वो अपने पीएच की वैल्यू चेंज नहीं होने देगा। वो सोल्यूशन बफर होता है, जो बफर करते हैं पीएच को, रोकते हैं पीएच को चेंज होने से। अब बफर किस तरह से बनाया जाता है वो हमें देखना है, और बफर के पीएच की कैलकुलेशंस भी हमें करनी पड़ेंगी।
तो बफर्स हमारे पास बेसिकली दो टाइप्स के हो सकते हैं। पहले तो हम टाइप्स ऑफ बफर देख लेते हैं। We have two types of buffer solution. एक होता है हमारे पास एसिडिक बफर, और दूसरी टाइप होती है एल्कलाइन बफर्स। एल्कलाइन बफर्स को हम बेसिक बफर्स भी कहते हैं। अब एसिडिक बफर कैसे बनता है? एसिडिक बफर इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ अ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट। मिक्सचर ऑफ वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड। इसी तरह जो एल्कलाइन बफर होता है वो होता है मिक्सचर ऑफ वीक एल्कली या वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट। इट इज अ मिक्सचर ऑफ वीक बेस प्लस सॉल्ट ऑफ वीक बेस। अच्छा, जो वीक एसिड का सॉल्ट होता है ना उसको कॉन्जुगेट बेस भी कहते हैं। मतलब इसको मैं ये भी कह सकता हूँ, दिस इज अ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड प्लस इट्स कॉन्जुगेट बेस। और अल्कलाइन बफर को मैं ये भी कह सकता हूँ, दिस इज अ मिक्सचर ऑफ वीक बेस और वीक एल्कली प्लस इट्स कॉन्जुगेट एसिड। इस बात का क्या मतलब है? लेट्स से हमारे पास वीक एसिड है, इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का सॉल्ट जैसे सोडियम इथेनोएट, सोडियम इथेनोएट वुड बी CH3COONA। इन दोनों का मिक्सर जो है ना वो एसिडिक बफर है। असल में जो सॉल्ट होगा ना, सॉल्ट जो होते हैं वो कम्प्लीटली आयोनाइज होते हैं। तो जो सोडियम इथेनोएट सॉल्ट है ये कम्प्लीटली आयोनाइज हुआ हुआ होगा, और ये कम्प्लीटली आयोनाइज होके क्या बनाएगा? इथेनोएट आइन एंड Na पॉजिटिव आइन। और जो हमारे पास वीक एसिड है, वीक एसिड जो होता है वो इनकम्प्लीटली आयनाइज होता है, और वो इनकम्प्लीटली आयनाइज होके जो अपना एनाइन बनाएगा ना, CH3COO नेगेटिव, जिसको हम इथेनोएट आइन कहेंगे। ये जो इसका इथेनोएट आइन है, ये देखो जब ये रिएक्शन लेफ्ट टू राइट जाता है तो हम कहते हैं कि इथेनोइक एसिड इज एक्टिंग एज एन एसिड। लेकिन जब ये हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन राइट टू लेफ्ट जाएगा तो ये जो इथेनोएट आइन है ये H पॉजिटिव आइन एक्सेप्ट करेगा। तो जो प्रोटॉन एक्सेप्टर्स होते हैं वो बेस होते हैं, तो इथेनोएट आइन एज अ बेस काम करेगा जब ये आपका रिएक्शन लेफ्ट टू राइट जाएगा, जब ये रिवर्सिबल रिएक्शन। तो जो इथेनोएट आइन है वो बेसिकली इथेनोइक एसिड का कॉन्जुगेट बेस है। मतलब इथेनोइक एसिड अगर आपका एसिड है तो इथेनोएट आइन उसका कॉन्जुगेट बेस है, और वो कॉन्जुगेट बेस आप एक्स्ट्रा क्वांटिटी में कहाँ से लेकर आते हो? वीक एसिड का कोई सॉल्ट डालोगे तो इथेनोएट आइन उसमें से एक्स्ट्रा क्वांटिटी में आ जाएगा। तो एसिडिक बफर बनाने के लिए आप जो भी वीक एसिड लोगे उसका साथ में उसका कोई सॉल्ट सोल्यूशन ले लोगे
तो उसमें इथेनोइक एसिड भी होगा और उसका कॉन्जुगेट बेस भी होगा। एकदम डिटेल में पढ़ते हैं, फिर ये बात समझ आ जाएगी। पहले हम एसिडिक बफर को डिटेल में पढ़ते हैं, मतलब एसिडिक बफर काम कैसे करेगा, वो कैसे पीएच को चेंज होने से रेजिस्ट करेगा, पहले वो देखेंगे ना, ये आ जाएगा समझ। अभी बताओ यहाँ तक लिख लिया, मैं आगे कर दूं? सही है आयशा। बेसिक बफर मैं अभी पढ़ाता हूँ, अल्कलाइन या बेसिक बफर वो अलग से करते हैं। दानियल, देखो एसिडिक बफर मैं दोबारा समझा रहा हूँ अभी। पहले ये पर टाइप ऑफ बफर लिख लो, फिर एसिडिक बफर डिटेल में करते हैं अभी। लिख लिया, आगे बढ़े। चलो जरा एसिडिक बफर देखते हैं डिटेल में। देखो एसिडिक बफर के बारे में हम कह रहे हैं, इट इज अ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड। इट इज मेड बाय वीक एसिड प्लस salt of weak acid. Salt of weak acid is basically conjugate pair of weak acid होगा, जिसको हम conjugate base कहते हैं। अब weak acid के एग्जांपल में जैसे we have a very well known weak acid which is ethanoic acid. इथेनोइक एसिड को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, इट आयोनाइजेस बट इट इज इनकम्प्लीटली आयोनाइज, तभी तो वो वीक एसिड है ना। एंड इट गिव्स यू H positive ion and ethanoate ion, राइट। ये हमारे पास इथेनोइक एसिड है, और इसका जो नेगेटिव आइन बना है इसको हम क्या कह रहे हैं, दिस इज इथेनोएट आइन। इस इथेनोएट आइन को हम इस वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस कहते हैं, राइट। अच्छा, अब ये जो हमारा मिक्सचर है ना, इसमें जब हमें बफर बनाना है, तो बफर बनाने के लिए अब लेट से हमारे पास एक बीकर है ना, इस बीकर के अंदर हमने क्या करना है, वीक एसिड डालना है वाटर में डिसॉल्व करके, एक्वस इथेनोइक एसिड, और इसके अंदर अब हमें ना इथेनोएट आइन और एक्स्ट्रा डालना है। तो एक्स्ट्रा इथेनोएट आइन कहाँ से आते हैं, सॉल्ट और वीक एसिड लेते हैं। अब सॉल्ट और वीक एसिड हमारे पास क्या हो सकता है भाई, इथेनोइक एसिड का सॉल्ट सोडियम इथेनोएट होता है, मतलब अगर इसको किसी मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट बनेगा ना, दैट इज सोडियम इथेनोएट। अब क्योंकि सॉल्ट जब आयनाइज होते हैं तो वो कंप्लीटली आयनाइज होते हैं, ये जब आयनाइज होगा तो इट विल गिव Na पॉजिटिव आइन एंड इथेनोएट आइन। इथेनोएट आइन तो हमारे पास वीक एसिड से भी आ रहा था, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वीक एसिड से जो इथेनोएट आइन आएगा ना, वो क्वांटिटी में बहुत कम आएगा। क्यों? क्योंकि वीक एसिड जो है वो इनकम्प्लीटली आयोनाइज होता है। अगर फॉर एग्जांपल मैंने 10 मोल डाले इथेनोइक एसिड के, तो 10 के 10 थोड़ी ना आयोनाइज होंगे, ठीक है। अगर मैंने 10 के 10 डाले इथेनोइक एसिड के, तो 10 के 10 थोड़ी ना आयोनाइज होंगे, ठीक है। अगर मैंने 10 के 10 डाले इथेनोइक एसिड के, तो 10 के 10 थोड़ी ना आयोनाइज होंगे। 10 के 10 आयोनाइज होंगे।
10 मोल डालें तो 10 के 10 थोड़ी ना आयनाइज होंगे, सिर्फ 2 मोल आयनाइज होंगे, बाकी 8 मोल तो ऐसे ही अनआयोनाइज फॉर्म में रह जाएगा ना। तो सिर्फ 2 मोल ऑफ इथेनोएटाइन हमें मिलेगा सोल्यूशन के अंदर, हमें ज्यादा चाहिए असल में। और वो ज्यादा इथेनोएट आइन सोल्यूशन में बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, इथेनोएट एसिड एसिड का सॉल्ट डाल देते हैं, कोई जैसे सोडियम इथेनोएट। आवाज आ रही है आप लोगों के पास अब? अभी लैग कर रही है वॉइस? देखो हम ये यहाँ तक देखो हम ये बात कर रहे हैं कि बफर सोल्यूशन बनाने के लिए ना मुझे इथेनोइक एसिड चाहिए, CH3COOH वीक एसिड चाहिए क्योंकि मेरे पास है। और मुझे उसका सॉल्ट चाहिए, मतलब उसका कॉन्जुगेट बेस चाहिए इथेनोइट आयन, CH3COO नेगेटिव आयन। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं 10 मोल ऑफ इथेनोइक एसिड सोल्यूशन में डालता हूँ ना, तो वो 10 का 10 तो आयनाइज नहीं हो रहा, वो सिर्फ लेट से 2 मोल आयनाइज हुआ है, तो बाकी का 8 मोल तो अभी भी अनआयोनाइज्ड फॉर्म में पड़ा हुआ है ना। और जो कॉन्जुगेट बेस बना है उसका, वो सिर्फ 2 मोल बना है। अब मुझे ये कॉन्जुगेट बेस जो है इथेनोइक आयन ये और चाहिए, तो वो और कहाँ से आएगा? मैं इथेनोइक एसिड का कोई सॉल्ट ले लूंगा जैसे सोडियम इथेनोएट, क्योंकि सॉल्ट जो होते हैं वो कम्प्लीटली आयनाइज होते हैं। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल 8 मोल ऑफ लेट से इसका सॉल्ट जो है ना सोडियम इथेनोएट, इसका 8 मोल ले लेता हूँ, तो इसका 8 कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा टू गिव 8 मोल ऑफ इथेनोएट आयन। तो वो जो मेरे पास डेफिशिएंसी आ रही थी ना इथेनोएट आयंस की, कंजुगेट बेस की, एसिड के डिसोसिएशन की वजह से, जब भी हम बफर बनाएंगे तो उसे वीक एसिड ही डालेंगे, वीक एसिड का सॉल्ट भी डालेंगे। सॉल्ट से बेसिकली वीक एसिड का कंजुगेट बेस मिल रहा है मुझे, इसलिए मैं वीक एसिड का सॉल्ट ले रहा हूँ। ये जो हमने वीक सॉल्ट डाला है उससे भी हमें इथेनोएट आयन ही मिल रहा है जो जिसमें हम इंटरेस्टेड है। और ये हमारे पास इसी एसिड का, वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस है। इतनी बात समझ आई अभी? आगे चलें, किसी का कोई सवाल है?
अच्छा, अब ये डालने से क्या फायदा क्या हुआ? देखो बफर सोल्यूशन क्या क्या मतलब है कि उसमें ये दोनों इक्वेशंस ऑपरेट कर रही होंगी, वीक एसिड की आयनाइजेशन भी हो रही होगी और उसके सॉल्ट की कंप्लीट आयनाइजेशन भी हो रही होगी। अभी काम किस तरह करेगा, मतलब बफर का काम क्या है कि अगर आप इसमें थोड़ा सा एसिड डालोगे तो वो पीएच को चेंज होने से रोकेगा, और अगर थोड़ा सा अल्कली डालोगे तो भी वो पीएच को चेंज होने से रोकेगा। अब इस बफर का कोई पीएच सेट हुआ हुआ होगा, जैसे ये एसिडिक बफर है तो इसके जो पीएच सेट हुआ हुआ होता है वो एसिडिक रेंज में हुआ हुआ होगा। मतलब ये जो पर्टिकुलर बफर है ना, ये बफर अच्छा काम करता है बिटवीन पीएच 4 to 7। दिस depending upon the concentrations you have used, this buffer solution works between pH वैल्यू ऑफ 4 to 7, मतलब 4 से 7 के बीच में रखेगा। अब थोड़ा सा एसिड डालना है या थोड़ा सा एल्कली डालना है, तो ये इस रेंज से पीएच को बाहर जाने नहीं देगा। अगर एसिड डालोगे तो ये पीएच को 4 से कम नहीं होने देगा, अगर एल्कली डालोगे तो ये पीएच को 7 से ज्यादा नहीं होने देगा। अभी किस तरह से काम कर रहा है वो समझते हैं जरा। वर्किंग ऑफ एसिडिक बफर, वाटर में डिसॉल्व करके इट विल गिव यू इथेनोएट आइन एक्वस फॉर्म में एन एच पॉजिटिव आइन, साथ में हमने इसका सॉल्ट लिया है सोडियम इथेनोएट। ये कंप्लीटली आयनाइज होगा टू गिव इथेनोएट आइन एंड Na पॉजिटिव आइन। क्योंकि ये सब काम वाटर में हो रहा है तो सब एक्वस है, सारे आइंस एक्वस हैं। अच्छा, अब अगर इस बफर सोल्यूशन में आप थोड़ा सा एसिड डालते हो, लाइक इफ वी ऐड स्मॉल concentrations of H positive ion, bracket means concentrations of H positive ion। देखो H पॉजिटिव आइन डालने से होगा क्या, ये आपके पास सोल्यूशन में इथेनोइक एसिड जब आयनाइज हुआ हुआ तो उसने H पॉजिटिव आइन बनाए हुए और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, मतलब ये रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा सकता है बैकवर्ड भी जा सकता है। जब हम H पॉजिटिव आइन डालते हैं तो इस इक्विलिब्रियम मिक्सचर में क्या होगा, H पॉजिटिव आइन की कंसेंट्रेशन इंक्रीज होगी, मतलब प्रोडक्ट साइड पे कंसेंट्रेशन इंक्रीज होगी तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। तो जो H पॉजिटिव आइन इंक्रीज हुए हैं वो दोबारा डिक्रीज हो जाएंगे। किस तरह से, H पॉजिटिव आइन जो इंक्रीज हुआ है वो इथेनोइक आइन के साथ कंबाइन होके वापस अनडिसोसिएटेड इथेनोइक एसिड मॉलिक्यूल बना लेगा। तो जो H पॉजिटिव आइन सोल्यूशन में इंक्रीज हुए थे वो केटर हो गए, राइट। ये जो H पॉजिटिव आइन थे वो इस इथेनोइक आइन के साथ कंबाइन होंगे और अनडिसोसिएटेड इथेनोइक एसिड मॉलिक्यूल बना लेगा। अनडिसोसिएटेड मतलब अनआयोनाइज्ड। तो जो H पॉजिटिव आइन बड़े थे वो दोबारा से कम हो गए, राइट। तो H पॉजिटिव आइन की वैल्यू जितनी पहले थी सोल्यूशन में दोबारा से उतनी हो गई, तो ये कांस्टेंट है। सही है, ये काम तो वीक एसिड का जो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश्ड हुआ है उसी ने कर लिया। तो ये सॉल्ट का क्या काम था बीच में, सॉल्ट डालने से क्या फर्क पड़ा हमें? देखो सॉल्ट डालने से ये फर्क पड़ा क्योंकि H पॉजिटिव आइन जितने निकले थे, अगर मैं सिर्फ वीक एसिड लेता तो 1 मोल ऑफ वीक एसिड में से 1 मोल ऑफ इथेनोएट आइन निकलता, 1 मोल ऑफ H पॉजिटिव आइन निकलता, राइट। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा H पॉजिटिव आइन आपने सोल्यूशन में डाले हैं, H पॉजिटिव आइन बेसिकली एक्स्ट्रा है ना, तो एक्स्ट्रा H पॉजिटिव आइन के लिए कुछ एक्स्ट्रा इथेनोएट आइन चाहिए थे जो इनके साथ कंबाइन हो और अनडिसोसिएटेड एसिड मॉलिक्यूल बने।
तो वो एक्स्ट्रा इथेनोएट आयन कहाँ से आए? आपके सॉल्ट सोल्यूशन से आए। कि जब आपने सोडियम इथेनोएट डाला था तो वो तो पूरा का पूरा आयनाइज हुआ हुआ था, और उसकी वजह से सोल्यूशन में बहुत सारे इथेनोएट आयंस थे लार्ज क्वांटिटी में। लार्ज क्वांटिटी में इथेनोएट आयन के होने की वजह से ये जो थोड़े बहुत H पॉजिटिव आयन इस इथेनोएट आयन के साथ कंबाइन होके इक्विलिब्रियम को पीछे लेके जा रहे हैं, तो सोल्यूशन में इथेनोएट आयन की क्वांटिटी पे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा। आएगा तो, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा, इससे सोल्यूशन में कुछ बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे। ये जो इथेनोएट आयन है, ये एक्स्ट्रा H पॉजिटिव आयन के साथ कंबाइन होके इट विल गिव अनडिसोसिएटेड इथेनोइक एसिड मॉलिक्यूल। अभी इथेनोइड आयन हजारों की तादाद में, अगर तीन चार इस एक्स्ट्रा H पॉजिटिव आयन के साथ कंबाइन हो भी जाते हैं तो कोई सोल्यूशन की सेहत पे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ना है, और पीएच जो है वो इंक्रीज होने से रुक जाएगा या डिक्रीज होने से रुक जाएगा। आई बात समझ? दैट्स हाउ बफर सॉल्यूशन रेजिस्ट द चेंजेस इन पीएच। अभी तो हमने सिर्फ H पॉजिटिव आयन डाल के देखा है, OH नेगेटिव आयन डाल के देखेंगे तो कोई डिफरेंस सिनेरियो होगा। अच्छा, इसकी मैं वर्किंग लिखवा देता हूँ कि ये कर क्या रहा है। कभी कभार वो क्वेश्चन में पूछ देता है एक्सप्लेन करो हाउ एसिडिक बफर वर्क्स व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव आयन और स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड। देखो क्या हुआ है, एडिशन ऑफ H पॉजिटिव आयन शिफ्ट्स इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड as extra H positive ions added combines with ethanoate ion। ऐसा कौन सा पार्ट समझ नहीं आया है? देखो आपके पास सोल्यूशन में ये बफर सोल्यूशन था, ठीक है, ये दोनों मिला के बफर सोल्यूशन बन रहा है। इसमें आपने क्या करा, बाहर से कहीं से ना थोड़ा सा एसिड लाके डाल दिया। और जब आप एसिड क्या लेकर आएगा, H पॉजिटिव आयन लेकर आएगा, तो जो ऊपर वाली इक्वेशन है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। इफ यू आर एडिंग H पॉजिटिव आयन extra H particular reversible reaction, concentration of H positive ion will increase, which will shift the equilibrium toward left hand side। जब इक्विलिब्रियम लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो ये H पॉजिटिव आयन इन इथेनोइड आयन के साथ दोबारा रिकम्बाइन होके अनडिसोसिएटेड इथेनोइक एसिड मॉलिक्यूल बना लेगा। मतलब जो H पॉजिटिव आयन सोल्यूशन में बड़े थे, वो इथेनोइड आयन के साथ मिलके दोबारा से अनडिसोसिएटेड या अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल बना लेगा। तो जो H पॉजिटिव आयन एक्स्ट्रा आए थे वो दोबारा से इथेनोइड आयन के साथ ज्वाइन हो गए, मतलब सोल्यूशन से H पॉजिटिव आयन निकल गया इन द फॉर्म
एसएन कॉल पे ही हो? देखो एसएन, हम ये कह रहे थे कि इथेनोइक एसिड और सॉल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड सोडियम इथेनॉल, इन दोनों को हमने पानी में डाला ना, मिक्स करा आपस में, तो ये बफर सोल्यूशन बना है हमारे पास। राइट। अब ये जो बफर सोल्यूशन है ना, इसमें H पॉजिटिव आयन ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, जिसकी वजह से इस बफर सोल्यूशन का कोई एक पीएच है। जब आप इस बफर सोल्यूशन में बाहर से कोई एसिड डालोगे तो उस एसिड के साथ H पॉजिटिव आयन आएंगे, जिसकी वजह से जो पहली इक्वेशन है इस बफर सोल्यूशन की, वो रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव आयन की जब कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड, राइट। तो जो H पॉजिटिव आयन बढ़ा था वो वापस कम हो जाएगा, क्योंकि वो दोबारा से इथेनोएट इथेनोएट आयन के साथ कंबाइन होके अनआयोनाइज इथेनोइक एसिड मॉलिक्यूल बना लेगा। तो सोल्यूशन वैल्यू चेंज नहीं होगी। यहाँ तक बात समझ ऐसा? चलो एक काम करते हैं, इसको नेक्स्ट क्लास में ना यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। अभी दूसरी क्लास स्टार्ट हो गई है, इसको हम कंटिन्यू कर लेंगे यहाँ से।